नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी के नतीजे आ चुके हैं। वो परीक्षा जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। साल 2020 की इस परीक्षा के लिए करीब 10 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 761 ही क्वालिफाई कर पाए हैं। इस बार 30% से ज्यादा लड़कियों ने यूपीएससी में बाजी मारी है। वहीं 25 दिव्यांगों ने अपनी काबिलियत का डंका बजाया है। सबसे खास बात यह कि सबसे ज्यादा आईएएस देने वाले बिहार को पूरे 19 साल के बाद यूपीएससी का टॉपर मिला है। बिहार के कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने पहली रैंक हासिल की है। देश की ब्यूरोक्रेसी में शामिल होने वाले 10 आईएएस टॉपर्स आज देश के अलग अलग कोनों से न्यूज नेशन के साथ जुड़ रहे हैं, जो हम सबको बताएंगे सफलता पाने का मूल मंत्र क्या है। आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जहन में जो भी सवाल हैं तैयारियों को लेकर, चुनौतियों को लेकर, उन चुनौतियों, उन तैयारियों से जुड़े जो भी सवाल हैं वो आप देश के आने वाले पॉलिसी मेकर्स से, इन तमाम चेहरों से पूछ सकते हैं न्यूज नेशन पर। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कटिहार बिहार के शुभम कुमार साहब। आपने यूपीएससी की परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। बिहार में एक लंबे वक्त के बाद रिकॉर्ड बनाया है और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हमारे साथ जुड़ रही हैं मध्य प्रदेश भोपाल से जागृति, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश आगरा से अंकिता जैन जुड़ रही हैं, जिन्होंने तीसरी रैंक हासिल की है यूपीएससी के 2020 के नतीजों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यश जालुका, आपकी चौथी रैंक है। झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं रिया डाबी, जिनकी रैंक 15वीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसा ही नाम अब से कुछ साल पहले भी सुना होगा, रिया डाबी की बहन टीना डाबी, जिन्होंने टॉप किया था यूपीएससी के नतीजों में। हमारे साथ कुछ और इसी तरीके के वो चेहरे जुड़ेंगे, वो काबिलियत जुड़ेंगी जिन्होंने यूपीएससी के इस परीक्षा में एक बेहतर रैंक हासिल की है, हर किसी को अपने परिवार में गौरवान्वित किया है। तमाम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन आंखों ने एक सपना देखा और जब वो सपना साकार हुआ तो सफलता इनके कदम चूमने लगी। घर में जश्न मनाए जाने लगा। ये है देश के होनहार नौजवान जो प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश के बागडोर संभालेंगे। यूपीएससी निकालना अपने आप में बेहद बड़ा और मुश्किल टास्क है। कई घंटे की मेहनत, सब कुछ छोड़कर दिन रात सिर्फ पढ़ाई, तब जाकर देश को मिलते हैं सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा के वारिस। सिविल सर्विसेज 2020 में इस बार बिहार के लाल ने कमाल कर दिया। कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने पहली रैंक हासिल की। शुभम का ये दूसरा प्रयास था। पहली बार में वो 290वीं रैंक हासिल कर पाए थे, लेकिन उन्होंने दूसरा चांस लिया और पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया। बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैं चाह रहा था किसी तरह मैं लिस्ट में आ जाऊं एंड आईएएस या आईपीएस मिल जाए। आगे का प्लान ये है कि जो भी जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैं अपने फुल कैपेबिलिटी और जो भी कैपेसिटी है मेरा उसका मैं फुल यूटिलाइज करके मैं अपने बेस्ट ऑफ पोटेंशियल से मैं काम कर पाऊँ। शुभम के बाद दूसरी और तीसरी रैंक पर दो लड़कियों ने अपना परचम लहराया। भोपाल की जागृति अवस्थी ने दूसरी रैंक हासिल की। इसका श्रेय वो अपने माता पिता को देती हैं, जबकि घर वालों का कहना है डॉक्टर्स डे से ठीक पहले उनकी बेटी ने अनमोल गिफ्ट उन्हें दिया है। परिवार का तो बहुत सपोर्ट रहा है। नौकरी छोड़ने से लेकर के उन्होंने मुझे चेताया ज़रूर कि मुश्किल है और मेहनत कर सको तभी रिस्क लेना, पर जब एक बार मैंने मन पक्का कर लिया तो फाइनेंशियल सपोर्ट देना, घर में वो पॉजिटिव माहौल बनाना ताकि प्रेशर क्रिएट ना हो, बहुत ही मतलब सपोर्ट रहा है मेरे पेरेंट्स का। आगरा की अंकिता जैन तीसरे स्थान पर रही। अंकिता फिलहाल मुंबई में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में काम करती हैं। उनके पति भी आईएएस हैं। वो महाराष्ट्र में तैनात हैं। अंकिता के परिवार वालों का कहना है अंकिता की लगन की वजह से ये उपलब्धि हासिल हुई है। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको स्क्रीन पर उन तमाम चेहरों को दिखाते हैं जिन्होंने गौरवान्वित किया है, पूरे देश को प्रेरित किया है, इस युवा भारत को। हमारे साथ बिहार कटिहार से रैंक 1 हासिल करने वाले शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं जागृति भोपाल से रैंक 2
उन्होंने हासिल किया है। हमारे साथ रिया डाबी जुड़ चुकी हैं, आपकी 15वीं रैंक है। हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं वो जुड़ते जाएंगे और हम लगातार उनसे सवाल करते जाएंगे। लेकिन पहला सवाल शुभम आपसे, किस तरीके की आपकी पृष्ठभूमि रही है जो आप बताना चाहें न्यूज़ नेशन के तमाम दर्शकों को शुभम, और क्या आपने उम्मीद की थी कि आप रैंक 1 हासिल करेंगे? शुभम, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि शुभम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। रिया, यही सवाल मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, आपको उम्मीद थी कि आपका सिलेक्शन होगा? किस तरीके की आपकी तैयारी रही जो आप बताना चाहें? और कॉलर सब जुड़ेंगे, लगातार फोन कॉल्स आएंगे, उनके जवाब भी आप लोगों को देने हैं। जी, मैंने जब ये एग्ज़ाम दी थी तो मैंने यही सोचा था कि अपना बेस्ट देना है और ट्राई करना है कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। लेकिन 15th रैंक मुझे मिली है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं सारे एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि यदि आप अपना पूरा हार्ड वर्क, डेडिकेशन देंगे तो आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रिया, मीडियम कौन सा था आपका? एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरीके की थी? कि चर्चा हो रही है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे उनका दबदबा इस बार रहा है पिछले कुछ सालों से, तो क्या आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की थी? जी, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ और मैंने स्कूल में भी ह्यूमैनिटीज़ ही ऑप्ट करी थी और कॉलेज में मैंने पॉलिटिकल साइंस में अपना बीए करा है और उसके बाद भी मेरा ऑप्शनल यूपीएससी एग्ज़ाम में भी पॉलिटिकल साइंस ही था। रिया, ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मदद मिलती है, ये जो थ्योरी इस बार के नतीजों के बाद चर्चा में है, आप ताल्लुक़ रखती हैं इस बात से? जी, मुझे लगता है कि आर्ट सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे जीएस में भी मिलते हैं और वो काफ़ी हेल्प करते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो। लेकिन काफ़ी लोग जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आते हैं, जैसे आपने कहा है, तो उनके सब्जेक्ट्स भी उनको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। सारे सब्जेक्ट की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स की मदद मिलती है। देखिए, अब हम ज़रा झारखंड का रुख करते हैं। यश जालुका हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 4थी रैंक हासिल की है यश ने, रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यश, आपने सोचा था कि आप 4थी रैंक हासिल करेंगे? पहले तो धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये रैंक आएगी। इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ माय एक्सपेक्टेशंस। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती थी यश, और किस तरीके की बैकग्राउंड आपकी रही है पढ़ाई की? मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है। मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने मास्टर्स किया है। कितनी घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी सर, इसका कोई फिक्स टारगेट नहीं था। मेरे थोड़े मंथली और बाई मंथली टारगेट्स होते थे। मुझे इतने दिनों में इतना सिलेबस खत्म करना है, तो उसके लिए मुझे जितने घंटे की जरूरत पड़ती थी या जितना मन होता था मैं उतना ही पढ़ता था। ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाता था, तो वही था मेरा एवरेज। यश, 7 से 8 घंटे पढ़ाई यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, या 24 घंटे में कुल पढ़ाई 7 से 8 घंटे? 24 घंटे में कुल पढ़ाई 7 से 8 घंटे। रिया, जैसा यश बता रहे हैं, क्या आपकी भी पढ़ाई 7 से 8 घंटे, या आपने थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताया किताबों के साथ? तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, 8 से 10 घंटे हो जाते थे हर दिन। तो अब जब सोशल मीडिया का दौर है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या रिया डाबी इन पर भी अपना कुछ वक्त बिता पाती थी या सारा वक्त सिर्फ किताबों में? जी, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी इस एग्ज़ाम के लिए तो मैंने सोशल मीडिया तो बंद कर दिया था, क्योंकि आपका थोड़ा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन अब मैं सोशल मीडिया पे वापस आ गई हूँ। जी, हमारे साथ जागृति भी जुड़ चुकी हैं, भोपाल से दूसरी रैंक हासिल की है जागृति ने। जागृति, आपकी किस तरीके की बैकग्राउंड रही है पढ़ाई की, और आपकी पढ़ाई कितनी रही यूपीएससी के लिए? 7 से 8 घंटे या उससे ज़्यादा?
सर नमस्कार। मैंने बीटेक किया है 2017 में एनआईटी भोपाल से जी। और उसके बाद मैंने बीएचईएल भोपाल में 2017 से 2019 तक इंजीनियर के पद पे कार्य किया। तो मैंने 2019 में नौकरी छोड़ करके 1 साल पूरा अपना तैयारी में लगाया। मैं तो 8 से 10 घंटे मैंने डेली पढ़ाई की है लगभग 2 साल के लिए, 2019 से 2021। और मुझे लगता है हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो बस नहीं सर, छीना नहीं गया था, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि एक टीवी ख़राब हुआ और उस समय मेरा भाई नीट की तैयारी करता था, तो बोले कि पहले उसका हो जाएगा तब लाएंगे। जब उसका हुआ तो मैंने नौकरी छोड़ दी, तो फिर हुआ कि अब इनका भी हो जाए तभी लाएंगे, डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। कौन से सब्जेक्ट्स आपने चुने थे सिविल सर्विसेज के लिए जागृति? सर मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया था। और सोशियोलॉजी की ही पढ़ाई ज़्यादा होती थी या सारे सब्जेक्ट्स को कुल मिलाकर लगभग बराबर वक्त आप बिताती थी पढ़ाई के लिए? सर लगभग बराबर ही मैं समय देती थी। सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है समझने में, अपने आसपास के समाज के बारे में ही पढ़ना होता है। तो मैं तो बैलेंस करके ही चलती थी ताकि ऑप्शनल और जीएस दोनों में बैलेंस रहे। यश, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, लगातार ये कहा जाता है कि देखिए जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं उनको बहुत बार पढ़ने की ज़रूरत है। क्या आप भी इस फार्मूले में यकीन रखते हैं? क्या वाकई ये फार्मूला मददगार होता है? इतने ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यू नीड टू बी, आप कुछ ही किताबें पढ़ें लेकिन उनको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आप करें कि कुछ ही किताबें पढ़ें लेकिन उनको अच्छे से पढ़ें, तो वो आपके लिए ज़्यादा मददगार होगी। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन रिया, एक और फार्मूला जो लगातार बताया जाता है कि देखिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है वो ये कि एनसीईआरटी की 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताबों को आप रट डालिए, आधे तो आप सिविल सर्वेंट ऐसे ही बन जाएंगे। एनसीईआरटीज़ जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, उससे एक बेसिक फाउंडेशन बिल्ड होता है, क्योंकि यूपीएससी में एक जनरलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है हर सब्जेक्ट के बारे में, स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो नहीं रिक्वायर्ड है। तो एनसीईआरटीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही पढ़ने के लिए, बट आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि अगर आपने एनसीईआरटीज़ रट ली है तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ और डिफरेंट बुक्स भी होती हैं जो यूपीएससी सिलेबस डिमांड करता है। जी देखिए, हमारे साथ अंकिता जैन भी जुड़ चुकी हैं। आपकी 3री रैंक है यूपीएससी के नतीजों में। अंकिता, आपने खुद ने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी या कोचिंग के सहारे ये 3री रैंक आपने हासिल की? नमस्ते जी नमस्ते। मैंने जो सब्जेक्ट्स मेरे बिल्कुल नहीं थे, मेरे पहुंच से बाहर थे, उनको मैंने कोचिंग ली है। जैसे मेरा ऑप्शनल फ़िलॉसफी था और बाकी सब्जेक्ट्स का मैंने जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह कोचिंग से ली थी, लेकिन बाकी की सेल्फ स्टडी करी थी। कितने घंटे अंकिता आप पढ़ती थी लगभग रोज़ाना? ये एक्चुअली वेरी करता है। मैं 2017 से पढ़ रही हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। तो 2 साल तो मैंने काफ़ी पढ़ा है, 8-9 घंटे में डेली पढ़ती थी। और अभी सिंस मैं ट्रेडिंग में थी तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था, तो मैं 4 से 5 घंटे दिन के निकाल पाती थी। और ये वेरी करता था, कभी कम भी हो जाता था, कभी ज़्यादा भी हो जाता था। कुछ एक दबाव नहीं रहता था, चाहे वो परिवार का प्रेशर हो या खुद ही ये लगने लगे कि शायद मैं न्याय नहीं कर पा रही हूँ अपनी तैयारी के साथ, आज तो मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाई हूँ, या कहाँ 8 घंटे पढ़ती थी अब तो 4 घंटे भी मुश्किल से पढ़ पा रही हूँ, ऐसा एक दबाव कहीं काम करता था क्या? परिवार का हमेशा से सपोर्ट रहा है, उन्होंने कोई ऐसे दबाव नहीं फील कराया मुझे। जैसे डेली बेसिस पे कभी कभार होता था कि आपको 1 घंटा ही मिला है पढ़ने के लिए, तो लगता था कि आज जो सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया, तो अब जो आने वाले दिन है उनके लिए ये वाला टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन उसको फिर प्लान करती थी मैं अकॉर्डिंगली,
और मैंने थोड़ी हेल्दी हैबिट्स वो कर ली थी, जैसे मेरे को एक्सरसाइज और योगा मैंने अडॉप्ट कर लिया था, तो वो मेरे को मेंटली थोड़ा काम रखता था। ठीक है, लेकिन आसपास जो आपके रिलेटिव्स थे, आपके आसपास रहने वाले लोग थे, उनका किस तरीके का रुख रहा? क्योंकि अक्सर एक अलग नज़र से भी देखा जाता है, खासकर तब जबकि आपका 3rd या 4th अटेम्प्ट हो, तब सवाल कुछ ज़्यादा खड़े होने लगते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जब प्रीलिम नहीं हुआ था तब ऐसा लगा था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में रैंक आई थी तो फिर थोड़ा भरोसा हो गया था कि मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद से मेरे को कॉन्टिन्यूस सपोर्ट मिला है और मेरा फैमिली का तो शुरू से मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है। मैंने जॉब छोड़ के पढ़ाई स्टार्ट की थी अपनी, तो फैमिली ने यही कहा था कि आप जो करना चाहते हो, आपने जो मन में सोचा है वो करो, बाकी जो होगा देखते हैं बाद में। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान हैं, वैशाली जैन, 21वीं रैंक हासिल की है वैशाली ने इन नतीजों में। वैशाली, आपकी किस तरीके की बैकग्राउंड रही है? क्या आपने उससे पहले पढ़ा था और कितनी तैयारी, किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपकी रही? मैंने बैचलर्स किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है IIT दिल्ली से मैकेनिकल डिज़ाइन में, और इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही अपना ऑप्शनल लिया था। लार्जली सेल्फ स्टडी की थी क्योंकि मुझे गाइडेंस जो है वो मेरी सिस्टर से ही मिल गई थी, और बस उन्होंने बता दिया था कैसा करना है, फिर बस करते ही गए थे। और दिन के 8-9 घंटे तो फिक्स होते ही थे। पहले साल में बहुत ज़्यादा जोश होता है तो 10 भी होते थे, बट वही रहता है कि प्लान अगर 10 का करते हैं तो 8 या 9 घंटे निकल आते हैं क्वालिटी स्टडी के। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और वही कंसिस्टेंसी मेंटेन की थी 2 साल में। जो सोशल लाइफ है, क्या उस पर असर पड़ता है? कितना असर पड़ता है? कैसे उसको हैंडल कर पाते हैं? सोशल लाइफ थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि इसमें इशू आता है आपका प्रायोरिटाइज करने का। आप अपने सपनों को किस तरीके से देखते हैं। मेरे हिसाब से हर सपना एक कीमत के साथ आता है जो आपको चुकानी होती है। अगर आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो फिर वो सपना आपको मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ पैरामीटर्स थे जिसमें सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हुई। सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ लिया था ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और उसने काफ़ी हेल्प भी किया मुझे फोकस्ड रहने में। लेकिन IIT दिल्ली के बाद जब आपने इंटरव्यू दिया तो आपसे सवाल नहीं पूछा गया कि IIT के बाद IAS क्यों? जी बिल्कुल पूछा गया था IIT दिल्ली के बाद IAS क्यों, और इनफैक्ट मेरा मोटिवेशन जो है फॉर्म IIT दिल्ली में ही हुआ था। जब मैं अपना मास्टर्स थीसिस पे प्रोजेक्ट कर रही थी, वो एम्स के कोलैबोरेशन में कर रही थी और वो हेल्थ सेक्टर पे था। उस टाइम पे आई रियलाइज्ड कि बेसिक ज़रूरतें क्या हैं। जब आप विक्टिम से बात करते हो जिनको गलत डिज़ाइन के इम्प्लांट्स लगा दिए गए, तो उस टाइम पे रियलाइज़ करते हैं कि सोसाइटी में बहुत बेसिक इश्यूज हैं जिसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। वो प्राइमरी मोटिवेशन था मेरे लिए कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करूँ। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान, एक और युवा चेहरा, युवा प्रतिभा सत्यम जुड़े हुए हैं, लगातार सुन रहे हैं आप सबको। सत्यम का रुख करते हैं। सत्यम, इंटरव्यू में आपसे भी कोई ऐसा सवाल पूछा गया जब आपके जहन में भी लगा हो कि यहाँ तो मैं फंस गया, जवाब देना मुश्किल होगा? जी, ऐसा एक लम्हा आया था इंटरव्यू के दौरान जब एक मेंबर ने हमसे पूछा था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों वीक है, सर्विसेज सेक्टर क्यों स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने जवाब दिया, परंतु वह थोड़े से असंतुष्ट दिख रहे थे। पर इस सिचुएशन में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। कैसे आप बचे फिर, कैसे आप निकले? जी, जब मैंने जवाब देना शुरू किया तो उन्हें लगा कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूँ, परंतु मैंने अपने स्टैंड को जस्टिफाई किया और अपने पॉइंट्स आंसर में दिए, तब वो जाके सेटिस्फाई हो गए। यश, यही सवाल आपसे भी, इंटरव्यू में आपसे भी कोई सवाल ऐसा पूछा गया जब आपको लगा हो कि अब मामला थोड़ा अटक सकता है? यश, आपकी आवाज। जी जी यश, पूरा करें। यश, दोबारा बताएं प्लीज। हाँ सर, मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि भारत में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जैसे CBI, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं पॉलिटिकली, और अगर नहीं उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा था ये क्वेश्चन। रिया, आपकी जो बहन हैं वो टॉपर रह चुकी हैं UPSC की, उनसे कुछ मदद मिली आपको प्री मेंस और खासकर इंटरव्यू के लिए?
कुछ टिप्स ऐसी जो आप शेयर करना चाहें बाकी स्टूडेंट्स के साथ? जी, जैसे आपने कहा कि उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करी हुई है और टॉप भी करा है, तो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे गाइड किया ही है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी कोचिंग लेनी है, कौन से मॉक पेपर्स देने हैं और ऐसी चीज़ों पे। और उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज ही करा, उन्होंने बोला आप अपना बेस्ट दीजिए एंड रिज़ल्ट का हम देखेंगे बाद में। रिया, कोचिंग तो कमर्शलाइज्ड है, उसको रहने देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स जो आप बहुत जल्दी से सुझाना चाहें? जी, बुक्स में तो मैं सबसे पहले रिकमेंड NCERTs को ही करूँगी, जो 11-12 की होती हैं स्पेशली। और जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की जो बुक है, जो सारे एस्पिरेंट्स ही शायद पढ़ते हैं। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा की बुक्स हैं, और वैसे ही काफ़ी सारी बुक्स हैं। सारे लेटेस्ट एडिशन? हाँ जी। ठीक है। हमारे साथ सीतामढ़ी से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अभिषेक, आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं। अभिषेक, किसी खास मेहमान के लिए कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप उनका नाम ले सकते हैं, अन्यथा सवाल क्या है आपका पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार। जो बच्चे अभी 12th में वो यूपीएससी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें, और सर वो एनसीईआरटी की प्रिपरेशन किस तरीके से करें सर? अच्छा, चलिए, तो आप बिहार से फोन कर रहे हैं, हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड और यश से इस सवाल का जवाब लेते हैं। यश, बताइए। हेलो, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ना चुनें। आपको जिस सब्जेक्ट में भी रुचि है आप वही सब्जेक्ट पढ़ें, और उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, और वो अगर आपको ऑप्शनल से अगर मैच अच्छा नहीं तो बाकी बहुत सारे ऑप्शन है जो आप चुन सकते हैं। और ग्रेजुएशन एक बहुत कीमती समय होता है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट में रुझान है, जो जिसमें रुचि है, आप वही सब्जेक्ट पढ़ें कॉलेज में। ठीक है, लेकिन जागृति, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बीटेक किया, फिर उसके बाद नौकरी करी, फिर नौकरी को छोड़ा और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू की। बीटेक फैक्टर कुछ काम करता है क्या? इंजीनियरिंग फैक्टर कुछ काम करता है क्या? यूपीएससी में मददगार होता है क्या? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा कि जब नौकरी छोड़ी तो परिवार और परिवार के साथ जो बाकी रिलेटिव हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, उनका किस तरीके का रुख था? सर, पहले तो ये कि बीटेक का क्या यूज़ है। मुझे लगता है कि जो मेरी ट्रेनिंग एक बीटेक में है वो थोड़ा लॉजिकल बता देती है, आपको लॉजिकल बनाता है, आपकी प्लानिंग इम्प्रूव हो जाती है, और सीसैट में थोड़ा सा हेल्प है। बाकी मैंने तो खुद ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट सोशलॉजी लेकर के मेंस एग्ज़ाम लिखा है, क्योंकि 2 साल हो गए थे, कंसेप्ट्स भी फेड होने लगे थे। और जहाँ तक इसकी नौकरी छोड़ने की बात है तो बहुत परिवार का सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे वार्न किया था कि मतलब आपको जो इसमें चैलेंजेस आएंगे, बहुत मेहनत लगेगी, तो आप कर पाओगे, वापस स्टूडेंट लाइफ में लौटना है। और तो मैं उसके लिए पूरी मेंटली प्रिपेयर्ड थी, लेकिन जब एक बार डिसीजन ले लिया तो सभी ने, पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। चलिए, बेहद अहम बात है, परिवार का सपोर्ट, अपनों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन देश की ये तमाम होनहार प्रतिभाएं लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। तो न्यूज नेशन पर वो तमाम दिग्गज हैं, वो तमाम टॉपर्स हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज में अपनी एक बेहतर रैंक हासिल की है। न्यूज नेशन आज उन्हीं तमाम टॉपर्स से बात कर रहा है। हमारे साथ हैं अपाला मिश्रा, आपने 9वीं रैंक हासिल की है। वैशाली जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी 21वीं रैंक है। रिया डाबी हमारे साथ हैं, जिनकी 15वीं रैंक है। और हमारे साथ एक और टॉपर जुड़ रहे हैं, सत्यम गांधी, जिनकी रैंक 10वीं है। अंकिता जैन भी हमारे साथ हैं, जिनकी 3री रैंक है। पहला सवाल अपाला मैं आपसे पूछूंगा, आपने काफी देर इंतजार किया, बहुत बहुत शुक्रिया इस धैर्य के लिए। किस तरीके की पृष्ठभूमि आपकी रही है अपाला, और क्या आपने सोचा था कि 9वीं रैंक? जी, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। मैंने डेंटिस्ट्री किया है, 5 इयर्स का कोर्स होता है वो। और जब मैं 2017 दिसंबर में पास आउट हुई तो फिर उसके बाद मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। किस तरीके की तैयारी और सब्जेक्ट, क्या मेडिकल साइंस से ही जुड़े हुए आपने चुने या कुछ अपनी प्रायोरिटीज को चेंज किया?
जी नहीं, मेरा सब्जेक्ट था एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि वो भी थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड है और मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड था। ठीक है अपाला, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं औरंगाबाद से, उनका सवाल है, उस सवाल का जवाब आप ही दीजिएगा। जी पूछिए सवाल। गोविंद आप सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क उनका कट गया, लेकिन इस वक्त जो पांचों टॉपर हैं वो स्क्रीन पर हैं। आप पांचों में से ऐसे कौन से ऐसे टैलेंट हैं जिनको लगा कि मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है? अगर किसी ने कोचिंग नहीं ली है तो वो प्लीज एक बार हाथ उठाएं। एक सवाल मैं कोचिंग को लेकर पूछना चाहता हूं। ठीक है वैशाली, आपने कोचिंग नहीं ली, क्यों आपको लगा कि कोचिंग बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है? मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी में। और मुझे गाइडेंस जो है मेरी सिस्टर अंकिता से ही मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने कोचिंग नहीं ली थी। और जो बाकी चीज़ें हैं, डेडिकेशन और हार्डवर्क, वो मुझे लग रहा था कि मैं मैनेज कर लूँगी साथ में, तो इस कारण मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की। ठीक है अंकिता, आपके लिए एक दर्शक हैं हिसार से मुक्ता, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। चलिए इनकी भी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, लगता है या तो खुशी से उत्साहित हैं या सवाल फ्रेम करने में थोड़ी हड़बड़ाहट महसूस हो रही है। लेकिन रिया, एक सवाल मैं आपसे कोचिंग से जुड़ा पूछना चाहूंगा। देखिए आपने सुना वैशाली को, वो कह रही है कि कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके मुताबिक कोचिंग कितनी मददगार साबित होती है? क्या फ़ायदा है कोचिंग का? जी मुझे लगता है कि वो हर पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे लिए कोचिंग ने एक वे में हेल्प करी थी। आपको काफ़ी टीचर्स वहाँ मिलते हैं जिन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है। वो आपको बताते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको वो अपने हैंडआउट्स देते हैं, नोट्स देते हैं, तो उससे पढ़ के भी आपके जीएस, आंसर राइटिंग, मेंस में स्पेशली काफ़ी हेल्प होती है। और सिमिलरली अपने ऑप्शनल में, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो उसमें भी क्योंकि बोला जाता है कि ऑप्शनल सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है मेंस में, तो उसमें भी मुझे लगा कि कोचिंग लेके मुझे काफ़ी हेल्प होगी। रिया, सीसेट ने कुछ मुश्किलें बढ़ाई हैं या मुश्किलें आसान की हैं? जी सीसैट मुझे लगता है कि नेसेसरी भी है, लेकिन डिफ़िकल्ट भी होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं, आर्ट्स से होते हैं, क्योंकि 10th के बाद उन मैथ्स का टच छूट जाता है उनके लिए। तो सीसैट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी तो है ही इस जॉब के लिए, लेटर एडमिनिस्ट्रेशन में भी, बट हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो सकता है। ठीक है, कान्हा शर्मा एक कॉलर हैं राजस्थान से, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मेरा जो क्वेश्चन है वो अपाला मैम से है। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रिवीजन करने का मेथड क्या होता है, और मेरा बैकग्राउंड मैथ्स से है, मैं अभी जीके जीएस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो याद करने का, उसको जीके जीएस को याद करने का क्या मेथड है? लिख लिख के करें या बोल बोल के करें? और रिवीजन मेथड क्या है? ठीक है, मतलब सीसेट में तो आपको राहत है, लेकिन जीएस की तैयारी कैसे करें अपाला? जी मुझे लगता है रिवीजन के पहले सबसे ज़रूरी है कि आप समझें जो चीज़ है जो आप पढ़ रहे हैं, और जब आप उसे समझ जाएंगे तो वो ऑर्गेनिकली आपको याद होता जाएगा, और फिर आपको थोड़े दिनों बाद, जैसे 20 डेज़ बाद, 1 मंथ बाद उसको दोबारा पढ़ना होगा, तो तब वो आपका पक्का हो जाएगा। तो आप लिखने पे या बोलने पे फोकस से ज़्यादा समझने पे फोकस करें। लेकिन सत्यम, आपको लगता है कि यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग या लिखकर याद करना ये थोड़ा ज़्यादा मददगार हो जाता है आपको एग्जाम के लिहाज से भी? जी बिल्कुल, मेरा यह मानना है कि सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपके कम्प्रिहेंसिव नोट्स होने चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और आपके लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, और एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप घंटों में उसे पढ़ सकते हैं। तो आप जितना लिखने की कोशिश करें उतना करें, जितना आंसर राइटिंग कर सके उतना करें, और यह ज़रूर इंश्योर करें कि सिलेबस के हर टॉपिक पे आपके पास कम्प्रिहेंसिव नोट्स हों। अंकिता, नोट्स हम खुद बनाएं या मुखर्जी नगर में जहां नोट्स भरे हुए हैं वहां से नोट्स ले आएं?
जो मेरा ऑप्शनल था उसके नोट्स मैं अपने ही पढ़ती थी, उसके नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। जो मेरा दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज़ वगैरह, उसके नोट्स मेरे हस्बैंड IPS हैं, उन्होंने बनाए हैं, और मेरी सिस्टर वैशाली जैन अभी जो कनेक्टेड भी है जी, उसने बनाए हैं। तो नोट्स मैंने दूसरों के लेके भी पढ़ाई करी है और नोट्स मैंने अपने लेके भी पढ़ाई करी है, लेकिन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोनों बहनें हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। वैशाली को भी स्क्रीन पर रखते हैं, 2 विंडो यहाँ पर बनाते हैं। वैशाली, कहीं पर कुछ जलन होती थी, थोड़ा जेलस होती थी कि मेरी बहन मुझसे ज़्यादा पढ़ रही है, ऐसा ना हो कि मैं कहीं पीछे छूट जाऊं, कुछ इस तरीके का फैक्टर फोर्स काम करती थी क्या? अंकिता और वैशाली से सवाल। सर, ऐसा कोई जलन का तो कुछ फैक्टर कभी रहा ही नहीं, क्योंकि हम बचपन से ही साथ ही रहे हैं, साथ ही स्कूल में गए हैं, सेम ही कॉलेज में गए हैं, तो कभी जलन का नहीं रहा। और मुझे ये पता था कि अगर वो मुझसे आगे जाएगी तो मुझे साथ में लेके ही जाएगी, तो वो इतना कोऑपरेशन और इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि जलन का कभी स्कोप रहा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब दोनों बहनें सेलेक्ट हुई हैं, दोनों बहनों की अच्छी रैंक आई है, परिवार में तो जश्न मन रहा होगा? जी बिल्कुल। तो पहला काम आप क्या करने वाली हैं इस नतीजे के बाद, ऐसा जिस पर अब तक मनाही थी? वैशाली सर, ऐसे कोई मनाही तो किसी काम के लिए कभी रही ही नहीं है परिवार की तरफ से, बट हाँ, दोस्तों से मिलना चाहेंगे। अभी तो सबसे पहले फैमिली से मिलना चाहेंगे, दूर है उनसे। पेरेंट्स को देखे हुए बहुत टाइम हो गया है, तो सबसे पहले पूरा परिवार इकट्ठा हो, सब साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करे, वही पहली प्रायोरिटी होगी। रिया, आपकी कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश जो इस UPSC के चक्कर में कहीं छूट रही थी, जिसको आप पूरा करना चाहें? जी, ऐसे कोई ख्वाहिश याद तो नहीं आ रही है, लेकिन एग्ज़ाम प्रिपरेशन की वजह से काफ़ी सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते ही हैं, सोशल लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, तो मुझे यही लगता है कि अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर, अपने फ्रेंड्स, सबके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहूँगी। ये UPSC के इंटरव्यू की तरह कोई डिप्लोमेटिक आंसर तो नहीं है रिया? नहीं, मैं आपको सच ही बता रही हूँ कि मेरी फैमिली में तो हमेशा काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट ही रहा है, तो कभी कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रहे ही नहीं है प्रिपरेशन के टाइम भी, तो अभी तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहूँगी। ठीक है, एक सवाल अपाला मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, एक जो सेट फार्मूला बताया जाता है वो ये कि 6ठी से लेकर 12वीं तक NCERT की किताबें पढ़ लो, पॉलिटी की एक किताब है, इकोनॉमिक्स की एक किताब है, इस तरीके की 5-7 बुक्स हैं, उनको आप पढ़ डालिए, यही सबसे ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होंगे। लेकिन ये तो जो 10 लाख एप्लीकेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, उन सब ने इस फार्मूले को अपनाया होगा, हर कोई सफल नहीं हो पाता। कमी कहाँ रह जाती है, फोकस किस चीज़ पर करना है? अगर सिलेबस ये फोकस्ड हमारे सामने है कि 6 से 12 तक की बुक्स और ये कुछ चुनिंदा बुक्स और। अपाला जी, मुझे लगता है कि सबकी अलग अलग अपनी अपनी यात्रा होती है और हर कोई एक अलग लेवल पे इंटर करता है इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले खुद को समझना है कि हम अभी कहाँ पे हैं, हम कितना समझ रहे हैं और हम एग्ज़ाम को कितना समझ रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है कि अपने कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स हैं और फिर उसके हिसाब से मेहनत करनी है। तो आपकी जर्नी आपकी इंडिविजुअल होनी चाहिए, तभी आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, बेहद अहम बात, लेकिन ये बड़ा चुनौती भरा काम भी है कि कैसे हम इस पूरे प्रोसेस को डिकोड कर पाएं। खुद से बात करते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। जो टॉपर्स हैं IAS के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए जो बधाइयाँ हैं वो लगातार मिल रही हैं इन टॉपर्स को। सत्यम के कान पर जो लगा हुआ फ़ोन है वो बता रहा है कि एक के बाद एक फ़ोन लगातार लोगों के आ रहे हैं। सत्यम, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, इंटरव्यू में कोई सवाल आपसे ऐसा पूछा गया हो जिस सवाल को सुनकर आपको भी लगा कि ऐसी तो उम्मीद नहीं थी कि इतना हल्का या इतना अजीबोगरीब सवाल मुझसे पूछ लिया जाएगा? जी, मैं तो ये कहूँगा कि जितने इंटरव्यू मेरे से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मेरे डैफ बेस्ड ही थे। जो भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में किया है, मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की हैं, मेरी जो हॉबीज़ हैं फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी, उसी से क्वेश्चंस आए। हाँ, बट क्वेश्चंस काफ़ी यूनिक थे, जो वो हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछ रहे थे। फॉर एग्जांपल, उन्होंने ये पूछा कि कौन सा साइंस फिक्शन फिल्म फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, इंडियन सिनेमा का क्या फ्यूचर होगा।
तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इनोवेटिव और यूनिक लगे, जिसका आंसर ऑन द स्पॉट देना एक चैलेंजिंग था। अंकिता, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। अक्सर सोशल मीडिया में बहुत सारे सवाल और इस तरीके की चीज़ें वायरल होती हैं कि ऐसा सवाल पूछ लिया गया यूपीएससी के इंटरव्यू में जिसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ क्या? जनरली यूपीएससी हमारे डैप से ही क्वेश्चंस पूछती है, तो ऐसे यूनिक तो नहीं, पर ऐसा था कि जैसे मुझसे पूछा कि आपकी प्रोफाइल बहुत डाइवर्स है, आपने बहुत सारे एरियाज़ में काम करा है, तो हाउ डज़ इट फील। तो इसका एक छोटा आंसर भी हो सकता है कि आई फील गुड, बट मैंने इसका बहुत एलैबोरेट आंसर दिया था कि मैंने साइंस भी पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा है, एंड इट फील्स वंडरफुल, आई गॉट टू लर्न अ लॉट। तो थोड़ा ऐसा आप एलैबोरेट करके बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंकिता, इंटरव्यू में ज़्यादा बोलना फ़ायदेमंद होता है या कम बोलना, नपा तुला बोलना? दोनों ही नुकसान करते हैं, ना ज़्यादा बोलना चाहिए ना बहुत कम बोलना चाहिए। जितना कंटेंट है आपके पास और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड आपका जो उस पर फाइनली जो कंक्लूजन है, ये तीनों चीज़ें आपको बोलनी चाहिए। ठीक है, तो अपाला, अब आप देश की होने वाली आईएएस अफसर हैं, क्या कुछ आपकी प्रायोरिटी रहेगी और एक अफसर के तौर पर अपाला मिश्रा से देश क्या उम्मीद करे? आई थिंक मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज मैं मेडिकल बैकग्राउंड से भी आती हूँ, तो मुझे लगता है हेल्थ होएगी। और हेल्थ में भी मुझे लगता है विमेंस हेल्थ एक ऐसा एरिया है जिस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत भी है और जिस पे बहुत आगे बढ़ा भी जा सकता है इंडिया में। चलिए, तो मैं एक यूपीएससी इंटरव्यू जैसा आपसे सवाल पूछ लेता हूं अपाला। हमारे देश में हेल्थ पर हम अपने बजट का, जीडीपी का बहुत कम खर्च करते हैं। मेल न्यूट्रिशन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जो वर्ल्ड के इंडिकेटर हैं उसके मुकाबले हमारे यहाँ डॉक्टर्स की आबादी पर लैख बहुत कम है। कैसे ये सब कुछ सुधार पाएंगे आप? मुझे लगता है इसके लिए कोई एक सीधा जवाब नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलके आएंगी। और जैसे कि हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ पे कि लोगों का न्यूट्रिशन लेवल जब ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी इम्यूनिटी बेटर होगी और डिजीज़ेस कम होंगी। तो एक तरह से एक सर्कुलर और होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी हमें हेल्थ सेक्टर के लिए, तभी, क्योंकि हर एस्पेक्ट इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। कोई भी एक एरिया को हम अलग से आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैशाली, आप एक आईएएस अफसर के तौर पर क्या करना चाहेंगी? मैं वो करना चाहूंगी जो अब तक देखा है समाज में और पसंद नहीं आया, जिनसे देख के थोड़ा लगता है कि ये तो होना चाहिए। और वो कुछ बेसिक्स हैं सोसाइटी के, जिसमें सबसे ऊपर आता है विमेन एम्पावरमेंट, और उसमें भी कुछ फाउंडेशंस हैं, जैसे हेल्थ का मेंशन किया उन्होंने, और एजुकेशन है, और उसके बाद इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। ये तीन अगर चीज़ें मिल जाएं तो बहुत अच्छा कर सकती हैं विमेन अपने लिए। उनको सेल्फ एस्टीम मिलेगा, सेल्फ वर्थ आएगा उनमें, और फिर एक सेंस ऑफ प्राइड भी आएगा, और सोसाइटी भी उनको उस नज़रिए से, उस रिस्पेक्ट से देखेगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक अच्छे समाज की तरफ बढ़ेंगे। एक यूपीएससी जैसा सवाल, वैशाली, क्या वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो जाना चाहिए? उससे कुछ फायदा होगा आपके इस लक्ष्य को हासिल करने में? सर, विमेन रिजर्वेशन बिल एक हद तक फायदा कर सकता है। जो पीछे हैं हमारी महिलाएं, उनको आगे लाने में मदद कर सकता है, बट वो एक लिमिट तक ही शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम का, वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। रिया, आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप क्या करना चाहेंगी? किस कैडर को चुनना चाहती हैं आप? किस स्टेट में आप सर्व करना चाहती हैं और किस डिपार्टमेंट को या किस मिनिस्ट्री को? जी, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो स्टेट ऑफ राजस्थान ही है, और वहाँ पे मैं यही चाहूँगी कि मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करूँ, चिल्ड्रन पे काम करूँ, और जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, अपनी इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी सेक्टर हो, जिससे मैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं लोगों की वो समझ पाऊँ और उनका वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंक्रीज़ कर पाऊँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपाला मिश्रा, वैशाली जैन, रिया डाबी, सत्यम गांधी और अंकिता जैन। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको
पूरा देश आपसे बहुत उम्मीद करता है। आने वाले आईएएस अफसर के तौर पर आप देश की स्थिति को और बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए न्यूज़ नेशन के साथ। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।